तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के जो क्वेश्चन पेपर के अंदर थे एंड इट विल हेल्प यू फॉर प्रीलिम्स 2026। तो अर्ली प्रिपरेशन की स्टेज पे हैं तभी 5 क्वेश्चंस हम डेली यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में आपसे पूछ रहा है, जहाँ पर आपको एंग्लो माइसोर वॉर के बारे में पूछा गया, देन एंग्लो फ्रेंच वॉर के बारे में पूछा गया, एंग्लो सिख वॉर के बारे में पूछा गया, एंग्लो अफगान वॉर के बारे में पूछा गया। तो अब एक बात समझो मेरी कि इसके अंदर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को याद करने के लिए डायरेक्टली एनसीईआरटी हेल्प करती है, ठीक है। एंड इसके लिए आपको पूरी कहानी यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि कौन सा जो ईयर है वो वॉर के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी छोटी छोटी वॉर्स, राइट। तो ऑल्दो मेजरली जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वॉर से रिलेटेड, तो वॉर इज़ नेवर स्मॉल, है ना। बट अभी यहाँ पर 2 तरह की कम्युनिटीज़ हमेशा इन्वॉल्व होती है, कईयों में 3 भी होती हैं। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं कॉलोनाइजेशन की, ठीक है, तो ये सारी की सारी वॉर्स जो है पहले पोस्ट कॉलोनाइजेशन की है, मॉडर्न पीरियड के आसपास हम यहाँ पर देख सकते हैं कि या मिडिवल या मॉडर्न के बीच में जब ट्रांजिशन हो रहा था तब के आसपास की ये बात है। तो अब यहाँ पर कॉलोनाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियली ब्रिटिशर्स की तो नहीं थी, ठीक है। इवन डच कॉलोनीज भी रही हैं हमारे पास, पोर्टुगीज कॉलोनीज भी रही हैं एंड इवन फ्रेंच कॉलोनीज भी इंडिया के अंदर रही हैं। बट लॉन्गेस्ट सस्टेनिंग यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अब ब्रिटेन की थी, दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब यहाँ पर सस्टेन करती है। सो सबसे पहले अगर आप देखो कि अब पहले 3 या 4 पार्टीज है, डच है, आप कह सकते हो कि आपकी फ्रेंच है यहाँ पर, ठीक है। तो अब उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, इन सब की लड़ाई हुई, ठीक है। उसके बाद जाके ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी हुई। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि सबसे पहले हमारे पास सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर जो है वो कंडक्ट होती है, क्योंकि कुछ ऐसे पोर्ट जो मेजर पोर्ट्स है सदर्न इंडिया के अंदर, जो कि हमारे ट्रिपिटाइट स्ट्रगल का पार्ट बनते हैं, जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं, वो सबसे पहले आने चाहिए। तो नंबर 2 दैट इज द एंग्लो फ्रेंच वॉर, वो सबसे पहले आएगा। तो इससे आपको क्या है, बी एंड सी ऑप्शन आप इजिली एलिमिनेट कर देते हैं। देन उसके बाद आप देखोगे कि एंग्लो माइसोर वॉर है, एंग्लो अफगान वॉर है, देन एंग्लो सिख वॉर है। देन उसके बाद आप देखोगे कि फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर होती है, अगेन ये भी हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है, जो कि अगेन ट्रिपिटाइट स्ट्रगल के आसपास, जैसे हम यहाँ पे ट्रिपिटाइट स्ट्रगल की बात मैं क्यों कर रही हूँ, एक आप एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे भी ट्रिपिटाइट स्ट्रगल के बारे में बात करते हो। यहाँ पर इस के एक लोकल रूलर है, लोकल रूलर जो कि अब फ्रेंच के फेवर के अंदर है, ठीक है, फ्रांस के फेवर के अंदर है, एंड नेपोलियन बोनापार्ट अपने रास्ते में, आधे रास्ते में है, वो पहुंच रहे हैं वहां पर, एंड के फाइनली जो अब हैदर अली वाली जो कहानी है मैसूर वाली, वो सारी की सारी यहाँ पर उनके कंट्रोल में हो सके, बट वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती है ना। तो अब क्या हो रहा है कि क्योंकि वाटर जो हमारी जो इंटरनेशनली अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारी वॉर ऑफ वाटरलू है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हैदर अली के साथ यहाँ पर मैसूर को लेकर लड़ाई होती है। तो इन दी एंड आप देखोगे कि जो ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है उसके अकॉर्डिंगली हैदर अली को मैसूर का जो रूल है, सर्टन पार्ट ऑफ इट, वो उनको यहाँ पर वापस दे दिया जाता है। बट देन एंग्लो मैसूर वॉर जो सेकेंड यहाँ पर होती है, उसके बाद हैदर अली का तो यहाँ पर अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आती है हमारे पास फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। अब ये 1839 से 1842 के बीच में ब्रिटिशर्स के बीच में एंड अफगानिस्तान के जो उस टाइम पे रूलर थे उसके बीच में हुई। अब यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है सिर्फ और सिर्फ सी रूट नहीं, वहाँ पर अब क्या है, हमारे पास सिल्क रूट भी स्टैब्लिश थी पहले से, है ना। तो वहाँ पर भी ट्रेड कैरी आउट किया जाता था। तो अब ब्रिटिशर्स जो है वो अपने एरिया को एक्सपैंड भी करना चाहते थे, क्योंकि ट्रेडर्स तो वो थे ही शुरू से। तो उसके बाद वो क्या चाह रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर एक उनके ही कोई फेवर का नेशन जो है या कोई फेवर का उनका रूलर जो है उसको स्टैब्लिश किया जा सके। तो अब उससे क्या होता है कि अफगानिस्तान के जो प्रेजेंट रूलर है उनके साथ वहाँ पर उनकी लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि फाइनली अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो वहाँ की जो जनता है, इवन के जो रूलर है वहाँ पे, ही वॉज एबल टू डिफीट देम। तो अब क्या होता है कि आइडिया जो है वो कोलैप्स हो जाता है। तो उसके बाद फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर आप देखते हो। अब एंग्लो सिख वॉर की जब हम बात कर रहे हैं वो बहुत लेटेस्ट स्टेज पे आता है, जब आप कह सकते हो कि प्रॉपर हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पर रिवोल्ट की जब बात शुरू हो गई होती है, तब का ये सिचुएशन है कि सिख एम्पायर अंडर द लाहौर दरबार, ठीक है, लाहौर दरबार के अंडर अब ये लड़ाई जो है शुरू हुई थी ब्रिटिशर्स और इवन सिख एम्पायर के बीच में। एंड फाइनली क्या होता है कि जो ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जो भी अब सिख एम्परर्स हैं, सिख टेरिटरीज हैं, उनको थोड़ी बहुत यहाँ पर देनी पड़ती है टू ब्रिटिशर्स, जस्ट एक सीज फायर को यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए। तो अब ये ऑर्डर आपका क्रोनोलॉजिकल करेक्ट था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी बनता है। देन द गोबी डेजर्ट इज स्प्रेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन अगेन ये भी था, चाइना, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान। गोबी डेजर्ट के बारे में अगर हम बात करें, एक ये कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो मैप के थ्रू मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। दिस इज योर गोबी डेजर्ट, एशिया के अंदर ये फॉल करता है। तो आधा पार्ट इसका आप देखोगे कि चाइना के अंदर है, आधा पार्ट इसका मंगोलिया के अंदर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बनता है। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन जो है आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो अब यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन जो है आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो करेक्ट बनते हैं।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस। अब यहाँ पर ना मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जा रही है, इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है। अब यहाँ पर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में फर्क है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जनरली मीन्स कि जो 50% से ज़्यादा आपकी जो गैस है, जो भी जिसके बारे में भी आपसे पूछा गया ना क्वेश्चन, वो उससे ज़्यादा उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब कि जो मेजॉरिटी में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो माइनर जो ट्रेस एलिमेंट्स है उसको यहाँ पर आपको ध्यान में नहीं देना था, अदरवाइज आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसका आंसर बन सकता था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोगैस क्या है। बायोगैस क्या है, अब हमारे पास इस तरीके से जो अब हम बात करते हैं ना, कोई भी बायोडिग्रेडेबल ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपका मैन्योर भी होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं गोबर जिसको हम बोलते हैं, वो हो गया है ना। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करके एक टैंक के अंदर फिल किया जाता है। इसको एनारोबिक डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से मतलब ये काम शुरू होता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टैंक के अंदर ये ब्रेक डाउन होता है कंपोनेंट, एंड इट लीड्स टू द रिलीज होती है एक तरह की ऐसी गैस के रिलीजिंग ऑफ अ गैस जिसको हम बायोगैस यहाँ पर बोलते हैं, है ना। जो अब क्या है नेचुरल तरीके से हो रही है तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये काउंट करती है, तभी हमारे पास बायोगैस प्लांट्स या गोबर गैस प्लांट जिनको हम बोलते हैं उनको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया। ठीक है, तो अब मेजरली उसके अंदर क्या होता है, अगर हम यहाँ पर लाइफ स्टॉक की बात करते हैं ना, लाइफ स्टॉक का जो फाट होता है उसके अंदर भी जनरली मीथेन होती है। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थोड़ा बहुत रिलीज होता है। तो अब यहाँ पर मेजर अगर आप ब्यूटेन की बात करो, ब्यूटेन तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा क्या है, इन्फ्लेमेबल है। ठीक है, तो ब्यूटेन अभी डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बनती है, कंपोनेंट्स उसमें बहुत सारे मिक्स होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्दो पाई जाती है बट बिल्कुल ही ट्रेस एलिमेंट्स में पाई जाती है। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, बट अगर आप देखो टैंक के अंदर कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन यहाँ पर एग्जिस्ट करती होगी, उसको तो यूज अप किया जाता है, तभी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बनता है, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, कि मीथेन 50 to 75% यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 25 से 50% के बीच में है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन जो है उसका यहाँ पर आपको यहाँ बताया गया है कि कितने कितने एलिमेंट्स में प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन का होना यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एनारोबिक जो ये प्रोसेस है ब्रेकडाउन वो कंडक्ट होता है under biogas production. Then Adi Karmayogi beta version, a responsive government initiative was launched by which of the following ministries in June 2025? बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ के अंदर रहा, डायरेक्टली ये न्यूज़ में हमने न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर भी किया न्यूज़पेपर के अंदर जब मैं इनिशिएटिव ले रही थी। तो यहाँ पर ना मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि गवर्नमेंट ने ना स्पेसिफिकली PIB के अंदर एक स्पेसिफिक वीडियो भी थी, उसका शायद मैं लिंक आपको यहाँ पर वीडियो के ऊपर दे भी दूंगी, आई मैसेज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि क्या ट्राइबल स्कीम्स सरकार ने इस बार लॉन्च की हैं। क्यों? क्योंकि इस साल जो एक स्पेसिफिक इवेंट था दैट वाज द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, जो कि अपने आप में ही ट्राइबल्स के लिए या इवन की जब हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा ट्राइबल्स के लिए या इवन पेजेंट मूवमेंट्स के लिए ही वॉज वेरी मच फेमस, है ना। तो उनकी ही 150th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इस साल सरकार क्या चाह रही थी कि ट्राइबल्स के ऊपर या ट्राइबल्स के लिए स्पेसिफिकली ट्राइबल पीपल के लिए जो स्कीम्स हैं उनका एक्सेस बेटर हो सके, एंड जितना भी उनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर थ्रू स्कीम्स होता है उसके लिए डिजिटलाइजेशन जो प्रोसेस है वो और तेज़ किया जा सके, उनको बेटर कनेक्टिविटी मिल सके, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों के लिए अब एक डायरेक्ट टारगेट जो था वो सरकार का था कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए इस साल काम करना है। ठीक है, तो इसी वजह से क्योंकि 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा हम देखते हैं इस साल हुआ था, तो अब ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ही कंडक्ट कराया गया था सोलली। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 4। Then arrange the following conquests of Alauddin Khilji in correct chronological order and select the correct answer from the code given below. सिंपल क्वेश्चन था, रणथंभौर, जैसलमेर, वारंगल या चित्तौड़। ठीक है, अब चित्तौड़ वाला जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि अब जो जौहर वाला आप कह सकते हो सीन हुआ था जिसके बेसिस पे पद्मावत को भी यहाँ पर रिलीज किया गया था जो मूवी है, या पद्मावती जो आप कह सकते हो कि रिलेटेड बुक है ना, वो सारी की सारी इसके साथ स्टोरी डील करती है। एंड इसका करेक्ट आंसर वैसे क्या बनता है हमारे पास, सबसे पहले आप देखोगे कि जैसलमेर उसको यहाँ पर 1291 के अंदर जो है सीज किया गया था या कैप्चर किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। रणथंभौर की यहाँ पर फॉलोड बाय दैट आप देख सकते हो कि 1301 के अंदर यहाँ पर हुआ, कॉन्क्वेस्ट हुआ। ठीक है, राजपूत जो है उनके साथ डायरेक्टली यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की जो उनके ऊपर विक्ट्री हुई थी। देन चित्तौड़ जो लास्ट यहाँ पर जौहर वाला आप देख सकते हो बाय विमेन, वो कंडक्ट हुआ था 1303 के अंदर। ठीक है, अब चौथी जब हम बात कर रहे हैं कैंपेन अगेंस्ट वारंगल, वारंगल के अंदर आप देखोगे कि जो राइट हैंड थे ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, दैट इज मलिक कफूर, उन्होंने उनको वो जीतकर एज एन इनाम यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो अब वो क्या कर रहे थे, एक्सटेंड करना चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी अपना जो एम्पायर है टुवर्ड्स द डेक्कन। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़ एंड वारंगल इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो अभी मैं बस आपको यहाँ पर यही समझाना चाहती हूँ कि जो डेट्स हो गई, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, इंपॉर्टेंट मैप्स हो गए, या इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आपको जो डेट्स है वो याद करनी चाहिए। इवन करंट अफेयर्स, टाइम एंड अगेन मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, एंड अलॉन्ग विद एनसीईआरटीज। ठीक है, जो आपके डेट्स हैं, मैप्स है, वो आपके एनसीईआरटी से काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। एंड जो भी छोटे छोटे स्निपेट्स होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, प्लीज़ उसको गो थ्रू करना। एंड इवन कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी के अंदर अगर नहीं भी दी हुई है, तो जो छोटे छोटे उन्होंने मैप्स एंड इमेजेस लगाई होती है ना, प्लीज़ गो थ्रू देम वंस ऑल्सो। ठीक है, कि उस इमेजेस के बेसिस पे भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं एक क्वेश्चन और बताती हूँ आपको, जैसे ज्योग्राफी में जब हम ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर आपको ट्रांस साइबेरियन हाईवे की यहाँ पे शायद बात की हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बारे में ना, जो उसके स्टॉप्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर बोला था अरेंज करने के लिए। और ये क्वेश्चन पता है किसका है? सीयूईटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, जो कि बहुत एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है एज पर द स्टूडेंट्स, जो कि अब एनसीईआरटी से पढ़ तो रहे हैं बट इतना उनको डिटेल में भी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है ना। तो आप 12वीं से अभी निकल के कॉलेज में जा रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। एंड वो क्वेश्चन के अंदर उनको पूछा था कि ईस्ट से वेस्ट के बीच में जो अब ये जो ट्रांस साइबेरियन हाईवे है वो किस तरफ से निकलता है, एंड ईस्ट टू वेस्ट के बीच में आप स्टेशंस को यहाँ पर अरेंज करो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यार। अब वो इमेज के अंदर आपको आंसर दिया गया था, ठीक है। तो इमेज जो है वहां पर भी अगर उस लेवल पे पूछा जा रहा है, तो मतलब सरकार धीरे धीरे करके क्या कर रही है, डिफिकल्टी कर रही है लेवल पेपर का, है ना। तो इसी वजह से आप भी प्लीज एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी आपका भी सिलेबस का पार्ट है। तो एक बार उसको भी देख लेना, मेरी बात मान लीजिए, इमेजेस को एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना। क्योंकि हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो आईवीसी की जब हम बात कर रहे हैं, अर्ली फेज, मैच्योर्ड फेज, डिक्लाइनिंग फेज, डिफरेंट फेजेस, मुगल एम्पायर की बात करते हैं, तो ये सारी इमेजेस आपको यहाँ पर दी गई होती है। तो एक बार उसके ऊपर भी नजर जरूर मार लेना, इंपॉर्टेंट साइट्स के ऊपर भी, ठीक है। तो आज के 5 क्वेश्चन यहाँ पर यही थे। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। एंड यूपीपीसीएस का हमारे पास फाउंडेशन बैच फॉर 2026 फॉर योर फुल कवरेज ऑफ जनरल स्टडीज अवेलेबल है, जहां पर आपको जीके का सिलेबस फॉर विद रिस्पेक्ट टू उत्तर प्रदेश एज वेल एज नॉर्मल जीएस का जो सिलेबस है अलाइनिंग विद दैट ऑफ यूपीएससी बताया जाएगा। एंड एनसीईआरटी की कवरेज आपकी यहाँ पर करवाई जा रही है, ठीक है। तो अब सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर सॉल्व हो रही हैं आपकी, क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स भी हम यहाँ पर कवर करा रहे हैं ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज वेल एज दैट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो प्रीलिम्स के लिए आपके पास मॉक्स अवेलेबल होंगे, मेंस के लिए आपके पास यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी, ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो आपका टोटल जीएस जो है, GS 1 से GS 6 अगर हम मेन्स के अकॉर्डिंगली बात करें, वो यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा, ओनली एट अ प्राइस ऑफ ₹19,999। अगर आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर डिस्काउंट कोड के बारे में भी बता देंगे, एंड फर्दर आपको इसके ऊपर डिस्काउंट इजीली मिल जाएगा। आप वैसे भी अगर वेबसाइट पे जाके इंक्लूजन्स को इन डिटेल चेक करना चाहते हैं तो www.sleepyclasses.com पे आप विजिट कर सकते हैं। कोई और डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।